व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट वाई यू स्टार्टेड। तो जब भी आप निराश हों, आप हिम्मत हारने लगें, तो कभी भी क्विट मत कीजिए, बस एक ही चीज़ सोचिए कि आपने वो चीज़ शुरू क्यों की थी। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 अगस्त 2020 और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ वन लाइनर्स और क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च किया है। HDFC ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है। लस्सी ऑफ इंडिया पुस्तक ने इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जीता है। राजनाथ सिंह जी ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया। SBI ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड समीक्षा विकल्प शुरू किया है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने वेब आधारित टूल फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि फ्यूज लॉन्च किया है। कर्नाटक में मूल निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित की जाएगी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस यानी DGNO बने हैं। भारत सरकार ने बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की अनुमति दी। किरण रिजिजू ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया। गगन अरोरा को इंडियन अचीवर्स 2020 द्वारा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किम टोक हुन को उत्तर कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर 2 ओवरब्रिजों के नाम रखेगा। हरभजन सिंह को ई-बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च पढ़ाई तुन्हार पारा स्कीम टू टीच चिल्ड्रन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। किस राज्य ने समुदाय की मदद से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुन्हार पारा योजना शुरू की है। तभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है पढ़ाई तुन्हार पारा नाम की स्कीम, जिसके तहत जो चिल्ड्रंस हैं रूरल एरियाज़ के, तो उनको समुदाय या कम्युनिटी की मदद से पढ़ाया जाएगा। तो कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई, इससे स्कूल नहीं लग पा रही थी। तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन एजुकेशन स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था पढ़ाई तुन्हार द्वार। ओके, पढ़ाई तुन्हार द्वार में 22 लाख चिल्ड्रंस को स्टडी प्रोवाइड कराई गई 2 लाख टीचर्स के द्वारा। और अब इसी स्कीम को बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पढ़ाई तुन्हार पारा स्कीम। ओके, तो ये स्कीम लॉन्च की गई है जो भी रूरल एरियाज़ है जहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, जहाँ पे इंटरनेट नहीं होता है, तो वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं उनको कम्युनिटी के लोगों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और उसके लिए ब्लूटूथ बेस्ड सिस्टम यूज़ किया जाएगा और उस सिस्टम का नाम है बोलतू के बोल। के अलावा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने एक डॉक्टर राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत जो पैथोलॉजी और मेडिकल टेस्ट सर्विसेज हैं तो वो काफ़ी कम दरों पे प्रोवाइड कराई जाएंगी सिटीजन्स को। और उसके साथ ही किसानों के लिए भी 2 स्कीम लॉन्च की गई हैं, जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च प्रोजेक्ट डॉल्फिन एंड प्रोजेक्ट लायन। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में घोषणा की है कि आगे चल के प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। उनके लिए कंजर्वेशन सेंटर बनाए जाएंगे जो डॉल्फिन्स होती हैं इंडिया में और जो एशियाटिक लायंस हैं उनके लिए। इसके पहले इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया जा चुका है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लॉन्च किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। तो अब गवर्नमेंट ने आगे बढ़ते हुए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसका फोकस होगा सी और रिवर दोनों टाइप की डॉल्फिन्स के लिए बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करना। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि टूरिज़्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो एशियाटिक लायंस हैं वो भी हाल फिलहाल में गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है और उसके आसपास के इन्वायरमेंटल एरियाज़ में पाए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, यानी जो गंगा के वाटर में पाई जाती हैं डॉल्फिन, इनको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में एज अ इंडेंजर्ड स्पीसी कैटेगराइज भी किया जा चुका है। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HWC's रैंकिंग। किस राज्य ने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC's के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तभी हाल ही में पंजाब ने टॉप किया है, जो ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की रैंकिंग जारी हुई उसमें। और टॉप 5 में रहे पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद असम और उसके बाद केरला। तो ये रहे टॉप 5 में इस रैंकिंग में, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ की कंबाइंड थी। और इसके अलावा 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ वर्स्ट परफॉर्मिंग रहे, मतलब कि उन्होंने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया है। तो उनमें से कुछ स्टेट्स हैं बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और मिज़ोरम। तो इनके लिए जो फ़ंड प्रोवाइड कराया जाता है NHM फंड, यानी कि नेशनल हेल्थ फंड, तो अब इनको ये फ़ंड प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा सेंटर की तरफ से। पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ बैग्ड फर्स्ट स्पॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग। हाल ही में जारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को पहला स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया को मिला है फर्स्ट स्पॉट, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, तो उसमें फ़र्स्ट रही है। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले नंबर पे रही है जामिया मिलिया इस्लामिया और इसका जो स्कोर था वो था 90%। उसके बाद दूसरे नंबर पे रही है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की, जिसका स्कोर था 83%। और तीसरे नंबर पे थी JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली की, इसका स्कोर था 82%। और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका स्कोर था 78%। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये भी हाल ही में नेम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और अभी कुछ ही दिनों पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इंडियन टीम के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का, और अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह अब रिटायर हो चुके हैं। 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, उसके बाद से वो सिर्फ T20 और वनडे खेल रहे थे, और अब उन्होंने तीनों ही फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके अलावा सुरेश रैना ने भी उनके साथ ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में ही इंडियन टीम को काफ़ी सारी अचीवमेंट्स मिली, जिसमें से 2007 में हुआ सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद 2011 का विश्व कप वनडे वर्ल्ड कप जो 50-50 ओवर्स का होता है। उसके अलावा 2013 में ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो ये जो सबसे मेजर ट्रॉफीज़ मानी जाती हैं वर्ल्ड की, तो तीनों ही इंडिया ने जीती है MS धोनी की कैप्टनसी के अंडर में। तो धोनी ने टोटल 538 इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं इंडिया के लिए, जिसमें कि उन्होंने 17,266 रन बनाए हैं, जिसमें से 538 में से 90 टेस्ट मैचेस हैं और 90 टेस्ट मैचों में उन्होंने बनाए हैं 4,876 रन और उनका एवरेज रहा 38। उसके अलावा वनडे में उन्होंने 350 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 10,773 रन बनाए हैं। ओके, और ये सिर्फ 5 बल्लेबाज हैं इंडिया के जिन्होंने 10,000 ODI रन्स बनाए हैं, और उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। उसके अलावा T20 फॉर्मेट में धोनी ने 98 मैचेस खेले हैं और 98 मैचेस में 1,282 रन बनाए हैं। और विकेट कीपिंग की बात करें तो उन्होंने टोटल 634 कैचेस लिए हैं, जिसमें से 256 टेस्ट में, 321 वनडे में और 57 T20 में। उसके अलावा टेस्ट में 28 स्टंपिंग, वनडे में 123 स्टंपिंग्स और T20 में 34 स्टंपिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च सेंट्रलाइज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नेम्ड येलो चेन। किस राज्य ने येलो चेन नाम से केंद्रीकृत वाणिज्य मंच लॉन्च किया है? तभी हाल ही में नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक सेंट्रलाइज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसका नाम दिया गया है येलो चेन। तभी हाल ही में नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेइफियू रियो ने लॉन्च किया है येलो चेन नाम का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वहाँ के स्टेट के लिए, ताकि जो नागालैंड के लोकल बिजनेसेस हैं और जो नए नए बिजनेस हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है स्टेट की, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल सके अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो जो भी स्टेट के सेलर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं या कोई इंडिविजुअल या ग्रुप है, तो ये सब
अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में, और वहाँ रजिस्टर करके वो अपने प्रोडक्ट है और जो भी स्किल है या उनकी सर्विसेज है तो सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उनकी डिटेल्स। तो जैसे जिन्हें भी ख़रीदना है कोई चीज़ या बेचना है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके ख़रीद सकता है या बेच सकता है। उसके अलावा होम सर्विसेज भी, जैसे कि बार्बर यानी जो बाल काटते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, वाटर सर्विसेज, तो ये सब कुछ भी अवेलेबल रहेंगी येलो चेन प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा डिलीवरी सर्विस भी रहेगी, आईटी प्रोडक्ट सर्विसेज, कैब एंड टैक्सी सर्विसेज, ग्रोसरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फास्ट फूड, ट्रेनिंग, प्री ओन्ड प्रोडक्ट, रियल इस्टेट, रेंटल, हर चीज़ सब कुछ अब येलो चेन पोर्टल पे ही ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी। तो इससे जो भी लोकल बिजनेस हैं उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही सब कुछ खरीदी या बिक्री हो सकती है। तो जो है उनको काफ़ी सारा से प्रमोशन मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और जो नए नए बिजनेसेस हैं यानी एंटरप्रेन्योरशिप है स्टेट की, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। नागालैंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं नेइफियू रियो, गवर्नर हैं आर.एन. रवि और कैपिटल है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च डिजिटल अपनाए कैंपेन टू इनकरेज कस्टमर्स टू यूज़ डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने जो कस्टमर है उनको इनकरेज करने के लिए कि वो डिजिटल बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करें, तो उसके लिए उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है और उस कैंपेन का नाम है डिजिटल अपनाएं। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है जो पीएनबी के एमडी हैं एसएस मल्लिकार्जुना राव, उनके द्वारा इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे, और ये चलने वाला है 2021 के 31 मार्च तक। ओके, और इस कैंपेन के दौरान कोई भी कस्टमर है जो पहली बार जो उनका रुपए डेबिट कार्ड है उसका यूज़ करके अगर पॉइंट ऑफ सेल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहीं पे भी उसका यूज़ करके ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हर पहले ट्रांजैक्शन में जो पंजाब नेशनल बैंक है वो अपनी तरफ से 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में जमा कराएगा वो कस्टमर की तरफ से। तो इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक इनकरेज कर रहा है अपने कस्टमर को ताकि वो डिजिटल चैनल्स का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके बिहाफ में पंजाब नेशनल बैंक पीएम केयर फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करा सके, जो कि कोविड-19 के दौरान अलग अलग चीज़ों पे यूज़ किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1894 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुना राव। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टैगलाइन है इसकी द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिल हैज़ बीन फेवर्ड बाय अ मिनिस्टेरियल पैनल ऑफ जीएसटी काउंसिल फॉर इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड। सोने के अंतर्राज्यीय मूवमेंट के लिए जीएसटी काउंसिल के मंत्री पैनल ने किस बिल का समर्थन किया है? तो जो गोल्ड होता है यानी सोना, उसके इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक बिल पे चर्चा चल रही है। उस बिल का नाम है ई वे बिल, और जीएसटी काउंसिल के कुछ मिनिस्टर्स का एक पैनल है जो कि इस बिल के लिए पूरी तरह फेवर में है। तो इस बिल को लाया जा रहा है ताकि जो गोल्ड का मूवमेंट होता है वन स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस दौरान उसकी स्मगलिंग या जो टैक्स चोरी होती है उस चीज़ों को रोका जा सके। तो ई वे बिल है क्या? एक तरह का ये एक इलेक्ट्रॉनिक चालान है जिसमें दिखाया जाता है कि जो सोना है वो मूव करने से पहले उसका जो टैक्स है वो पूरी तरह अदा कर दिया गया है, यानी टैक्स भर दिया गया है। उसके अलावा ये दोनों जगह लागू हो रहा है, मतलब विद इन स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में होगा तो भी, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा तो भी। और जो इसकी लिमिट है वो है 50,000, यानी 50,000 के ऊपर का अगर सोना है तो उसके लिए ई वे बिल का यूज़ किया जाएगा। इस बिल को जनरेट किया जा सकता है जीएसटी पोर्टल से, और इस बिल के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो इनवॉइस है यानी बिल है उसका डिटेल्स रहेगा, और जो पार्ट बी है उसमें जो व्हीकल्स है जिसमें वो सोना इधर से उधर होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो उसकी डिटेल्स होंगी, जैसे कि उस व्हीकल का जो नंबर है और जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस तरह की जो डिटेल्स हैं व्हीकल्स की वो पार्ट बी में रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विथ इसरो हैज़ डेवलप्ड सस्टेनेबल प्रोसेस टू मेक ब्रिक्स ऑन लूनर सरफेस। इसरो के साथ साझेदारी में किस संस्थान ने चंद्र सतह पर ईंट बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तभी हाल ही में IISc बेंगलोर ने इसरो के साथ मिलकर एक सस्टेनेबल प्रोसेस का डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत जो चंद्रमा का सरफेस है तो वहाँ पे चंद्रमा की ही मिट्टी से ईंट बनाया जा सकता है।
और ऐसे ईंटों का नाम दिया गया है स्पेस ब्रिक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम दिया गया है उन ईंटों का स्पेस ब्रिक्स। और इसे चंद्रमा की सतह पे बनाया जा सकता है चंद्रमा के सॉइल का यूज़ करके। चंद्रमा में आगे चल के कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ के हैबिटेशन स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, तो अगर पृथ्वी से ईंट लेके जाई जाएंगी या कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके जाया जाएगा तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि 1 पाउंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो खर्चा आता है लगभग 7.5 लाख रुपए का आता है पृथ्वी से चंद्रमा तक ले जाने के लिए। लेकिन जो अभी नई प्रोसेस डेवलप की जा रही है तो उससे चंद्रमा की ही सतह की मिट्टी से अलग अलग बैक्टीरिया और यूरिया का यूज़ करके वहीं पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया जा सकता है। तो इससे जो कॉस्ट है काफ़ी कम हो सकती है और काफ़ी सारा पैसा बचाया जा सकता है। तो IISc बेंगलोर की बात करें तो यहाँ के डायरेक्टर हैं गोविंदन रंगाराजन और ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसरो की बात करें तो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1969 में और यहाँ के चेयरमैन हैं के सिवन यानी कि कैलासा वाडिवू सिवन और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज इन इंडिया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फार्मेसी सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में अमेज़न ने इंडिया में शुरू किया है ऑनलाइन फार्मेसी सर्विसेज। लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं सामान लेने, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑनलाइन है वो घर पे ही जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराएगी। मेडिसिन के साथ साथ जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखे हुए हैं दवाइयों के साथ, तो हर चीज़ की ऑनलाइन होम डिलीवरी होगी अमेज़न के द्वारा। और इसे सबसे पहले शुरू किया गया है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर में। बेंगलोर में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है सबसे पहले और आगे चल के ये अदर सिटीज़ में भी अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ होम द नीति आयोग्स एम हैज़ कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल। नीति आयोग के AIM ने ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तभी हाल ही में जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है यानी कि एम, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है NASSCOM के साथ ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए। तो जो भारत के स्कूल हैं वहाँ पे AI एजुकेशन और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। AI एजुकेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन, तो उसको बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ दिनों पहले फरवरी में गवर्नमेंट के द्वारा पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ATL AI बेस मॉड्यूल। और अब उसी सीरीज़ में अगला मॉड्यूल जारी किया है जिसका नाम है ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल। और इसको लॉन्च करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है NASSCOM के साथ। NASSCOM का फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नीति आयोग की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, CEO हैं अमिताभ कांत और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है? तभी हाल ही में इंडिया को पहला स्थान दिया गया है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? जब भी खेती होती है तो उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं एज अ फर्टिलाइज़र्स, तो इससे जो क्रॉप्स हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है और जो मेनली मिट्टी होती है मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके कंजर्वेशन के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, मतलब कि केमिकल का यूज़ ना करके जो अदर मेथड हैं यूरियास के, जैसे गोबर हो गया, तो उस टाइप के यूरिया को यूज़ करके खेती की जाती है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं होता है। तो अभी हाल ही में इंडिया को फर्स्ट रैंक दी गई है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं और इंडिया की रैंक है 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कि जितने एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कंट्रीज़ की, उसकी एक लिस्ट बनाई गई कि किस कंट्रीज़ में कितने ज़्यादा एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और उस लिस्ट में इंडिया 9वें नंबर पे है। उसके अलावा 2016 में सिक्किम बना था विश्व का सबसे पहला स्टेट जो कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है। तो अब मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है Xiaomi विल डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 2500 स्मार्टफोन्स टू प्रमोट ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया। Xiaomi भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। तो कोविड-19 के चलते आपको पता है स्कूलें नहीं लग रही हैं, तो जो भी एजुकेशन है वो सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराई जा रही है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास या तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है स्मार्टफ़ोन अफोर्ड करने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो Xiaomi है, चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फ़ैसला लिया है कि ऐसे 2500 स्टूडेंट्स को फ्री में स्मार्टफ़ोन दिए जाएंगे जो कि स्मार्टफ़ोन ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इंडिजिनस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्वदेशी वायु अद्वितीय गुणवत्ता निगरानी फोटोनिक प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट है इन्फोसिस चेयरपर्सन सुधा मूर्ति NITC's शिव कुमार बैग्स ग्रामोदय बंधु मित्रा पुरस्कार। इन्फोसिस की चेयरमैन सुधा मूर्ति और ITC के शिव कुमार को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है। ओडिशा हैज़ इमर्ज्ड एज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। ओडिशा देश में नंबर 1 निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। और लास्ट है कौशिक खोना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ गो एयर। कौशिक खोना को गो एयर का CEO नियुक्त किया गया है। तब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट रेगुलेटरी अप्रूवल टू कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड। हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर था निर्मला सीतारमण। ओके, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।